टेबल डॉक्टर अजय मीना जी, इंचार्ज प्रिंसिपल झालावाड़ विमेन कॉलेज, रुचि मैम एंड ऑनरेबल साइंस फैकल्टी और मीनाक्षी मैम, और आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सर्वप्रथम मंशा सीन जो फैकल्टी हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबसे मिलके कुछ सीखने का प्रयास कर सकूं और जो मैं जानता हूं वो मैं आपके समक्ष रख सकूं। और मेरा निवेदन पहला ये होगा कि इसको हम एक व्याख्यान के तरीके से नहीं लें, राइट। हम सब लोग, जितने भी लोग आप यहाँ विराज रहे हैं, हम सब ने अपने जीवन में जिस भी विषय की हम पढ़ाई करते हैं या प्रतिदिन हम जो काम करते हैं उससे हम सब लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, राइट। और जो भी हम सीखते हैं यदि हम उसको एक दूसरे से बांटें तो उससे सामने वाले को भी लाभ होता है और जो अपना अनुभव बांटता है उसको भी फायदा होता है। इसको सिंपल इस तरीके से देखें कि अगर 1 रुपया मेरे पास है और अजय सर के पास में 1 रुपया है और हम दोनों एक दूसरे को, ये मुझे 1 रुपया दे दें और मैं इनको 1 रुपया दूं, तो इनके पास बैलेंस कितना होगा और मेरे पास कितना? 2 रुपये। इनके पास भी 1 रुपया है, मेरे भी। इन्होंने अपना 1 रुपया मुझे दे दिया, मैंने इनको दे दिया, राइट। तो इनका और मेरा बैलेंस क्या होगा? सेम रहा, एक रहा। पर अगर एक इनके पास अच्छा आइडिया है और एक मेरे पास है और एक मैम के पास है, मैम ने मुझे अपना आइडिया दिया, मैंने इनको दिया, इन्होंने अपना आइडिया मुझसे एक्सचेंज किया, मैंने इनको दिया और मेरा भी इन दोनों से शेयर किया, तो क्या होगा? तीनों के पास कितने आइडिया हो गए? 3। तो लाइफ में पैसे से जो समझ है ये हमेशा ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। तो इसलिए मेरा निवेदन ये होगा कि आप सभी लोग जो है इसको व्याख्यान के रूप में नहीं लें। मैं इसको जिस तरीके का काम हम लोग करते हैं वो तो मैं आपसे साझा करूंगा ही करूंगा, लेकिन उसके अलावा बल्कि मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों से अगर यदि कुछ सवाल हो, है ना। मेरे 3 विषय हैं जिनके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। एक, गैर सरकारी संस्थाएं एनजीओज कैसे काम करते हैं, नंबर 1। दूसरा, जैसे आप लोग अभी शिक्षारत हैं, मेरी जो पढ़ाई है वो उद्यमिता में है। उद्यमिता का मतलब ये होता है कि कोई एक व्यक्ति, बच्ची या बच्चा अपने जीवन में बिजनेस कैसे कर सकता है, वो जो है मेरा दूसरा विषय है। और तीसरा, इन जनरल हम कोशिश ये करते हैं कि कई जगह ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं तो एक मोटिवेटर और ट्रेनिंग के रूप में भी मैं काम करता रहता हूँ। तो इन तीनों विषयों में यदि आपके कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। मैं पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, चूंकि आप सारे यंग हो, आप में से जिसको भी लगे कि आपको जवाब पता है, वैसे सभी को पता होता है और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर जीवन को, लाइफ को सिंगल वर्ड में डिफाइन करना हो तो आप कैसे करोगे? जीवन शब्द के लिए एक पर्यायवाची शब्द, लाइफ से आप क्या समझते हैं, अगर इसको एक शब्द में डिफाइन करना हो, आप में से कोई भी साथी जो है, जितनी यहाँ पे बेटियां हैं, आप में से कोई भी इसको शेयर करना चाहे तो बताएं। 1 वर्ड फॉर लाइफ। लाइफ क्या है? संघर्ष। संघर्ष, ठीक है। कोई एक नोट कर लेंगे क्या? आप में से किसी के पास पेपर पेन है क्या? क्योंकि हम थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव रखेंगे, रादर देन अदरवाइज लेक्चर मोड में ना वो पूरा वन वे हो जाता है। आपकी कॉपी निकाल लो, कोई भी आप में से एक जनी, है ना। आपका नाम क्या, किसने बोला था संघर्ष? ठीक है, क्या नाम है आपका? अंकिता राजा। अंकिता। आई थिंक सबसे पहले हमें इनके लिए क्लैप करना चाहिए, ये लीडरशिप का गुण है। अंकिता ने क्या किया पता है आपको? आप सबके पास जवाब देने का अवसर था, लेकिन सबसे पहले जवाब किसने दिया? अंकिता ने। इसका मतलब है कि अंकिता में लीडरशिप क्वालिटी है। ये जब भी लाइफ में मौका होगा सबसे पहले लीडर बनेंगी, जवाब देगी या उस पर काम करेंगी, राइट। ठीक है। सो अंकिता ने बेटा ये कहा है संघर्ष। और कोई? खुशी। आपका नाम? क्लैप फॉर। उन्होंने कहा है खुशी, ठीक है। उनका नाम भी नोट कर लीजिएगा और शब्द पीछे। जी बेटा? एंजॉयमेंट, ठीक है जी। आपका नाम? इशिता वैष्णव। इशिता, ठीक है। बोले आपकी फ्रेंड है तो आप सबको क्या करना ही चाहिए उनके लिए जो भी जवाब दे। यस। खुशी किसने बताया था नाम? हर्षिता सर ने। एक और कोई जवाब दे, फिर उसके बाद मैं आपको जो है। जी? सैक्रिफाइस। समझौता। थैंक यू। आपका शुभ नाम? आप चारों ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही है, 100%, राइट। और वो इसलिए सही है, कभी भी जब आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं और उसका जो जवाब होता है ना, हो सकता है वो जवाब ना हो जो आप सुनना चाहते हो, पर उसके नजरिए में हमेशा वो चीज सही है।
जैसे इन्होंने सबसे पहले जो जवाब दिया, इन्होंने लाइफ में अभी तक जो भी अनुभव किया है, तो आपको लगता है लाइफ का मतलब संघर्ष। जिसने खुशी कहा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, समन्वय, समन्वय कोऑर्डिनेशन होता है, बट ठीक है, एडजस्टमेंट जो है हम मान लेते हैं, उसको नोट कर लीजिए, राइट। समझौता अलग होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आई ट्राई टू मूव अराउंड सो दैट थोड़ा सा वो रहे। मुझे एक चीज बताइए, हम जो लाइफ है ना, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में चलते हैं, ठीक है। आपके किसी के भी आप में से कोई भी एक लड़की सामने आ सकती है, कोई भी एक, कोई भी एक आ जाए। क्या नाम है आपका? एना खान। एना खान। एना खान। एक बार इनके लिए तालियां। है ना, आपने कभी भी अपने घर में या किसी फ्रेंड के घर पे उनके दादाजी या परदादाजी जिनकी डेथ हो गई हो, उनकी फोटोग्राफ लगी हुई देखी है क्या? आप सबने देखी होगी अपने घर में। ओके, ठीक है। उस फोटो पे क्या होता है, जरा उस फोटो को डिफाइन करो, कैसा फ्रेम होता है और क्या होता है, क्या उस पर कुछ लिखा होता है, थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। फोटो में क्या क्या होता है, थोड़ा ऊंचा प्लीज, एक ना सब लोग सुनेंगे, है ना। ठीक है, एक फोटो होती है फ्रेम के अंदर, राइट, ठीक है। और क्या होता है? उस पे स्वर्ग लिखा होता क्या है, लिखा होता है? डेट लिखी होती है, उनका नाम होता है, और क्या होता है? जब राइट। लेफ्ट साइड में क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ, बर्थ, और राइट साइड डेट ऑफ डेट ऑफ एंड। अब आप सारे लोग जहां भी आपने वो फोटो देखी थी, उसको ध्यान कीजिए और अब आप लाइफ का मतलब समझना। सपोज कीजिए मेरा नाम है कुलदीप, राइट, और मेरी फोटो टंगी हुई है, हार लगा हुआ है, और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ 19 सितंबर 1976, राइट। और राइट साइड में क्या लिखा होगा जिस दिन? सारे लोग ध्यान रखिए, लाइफ मीन्स नथिंग बट द टाइम बिटवीन डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ। का समय, वो जीवन का और कोई मतलब नहीं है, वह समय जो आपके पैदा होते ही आपको मिल जाता है, और जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है, जिस दिन वो खत्म हो गया, उसके बीच का जो समय और अंतराल है, केवल वही जीवन है। ये उस तरीके से है जैसे आप सब कभी दवाई की दुकान पे जाते हो, जब आप दवाई खरीदते हो तो सबसे पहले क्या पढ़ते हो उसपे? डेट ऑफ MFD मैन्युफैक्चरिंग, है ना। जब आप फेयर एंड लवली खरीदती हैं या आप जा सकते हैं, आप जब भी कोई कॉस्मेटिक खरीदते हैं, राइट, ठीक है, दोनों मैम से भी पूछ सकते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, देन एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी। और सबसे ज्यादा पता है क्या होता है? सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक कब यूज किया जाता है? जब देखते हैं शुरू में तो बहुत कम कम लगाते हैं, बड़ी महंगी जब है, उसकी एक्सपायरी डेट पास आ जाती होने है, वाली, फिर क्या कहते हैं? जो बट प्लीज ध्यान रखें, एक मेडिसिन जो होती है उस पे एक फिक्स डेट ऑफ एक्सपायरी होती है। आप में से जितने लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग सीनियर मोस्ट अजय सर या मैम, इनसे ये पूछिए, क्या हम में से किसी को अपनी एक्सपायरी डेट पता है क्या? तो इसका मतलब क्या है? हो सकता है मेरी एक्सपायरी डेट आज ही हो शाम को, लेकिन मुझे पता नहीं। आप में से या आपकी फैमिली में, आपको पता है हमारे देश में हर एक मिनट में लगभग जो है 70 से 74 बच्चे पैदा होते हैं, और लगभग 38 से 40 लोग, मुझे यहाँ आए हुए शायद 5 मिनट हुए हैं, इन 5 मिनट में हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों के अंदर, जो हमारा देश है इसमें 6 लाख गांव हैं, इन 6 लाख गांवों में लगभग 200 लोग जा चुके हैं। आप सभी लोग ध्यान रखें, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हर दिन को ऐसे जियो आज ही लास्ट डे है। संघर्ष, समझौता, मजा, ये सारा जो है ना, ये सब जो है इसी क्षण में है, अगले क्षण में तो क्या होगा पता नहीं है।
और इसका वास्तविकता में पता नहीं होता, इसके लिए मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। एक बुक है रॉबिन शर्मा की, हिंदी में है, इंग्लिश दोनों में है। आप लोग कभी मौका मिले 100-150 रुपए की बुक है, शायद आपकी लाइब्रेरी में भी हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आई थिंक ऑनलाइन भी है। उस बुक का टाइटल है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जब आप मरोगे तो कौन रोएगा। उसमें कहानी है, शायद आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी हो या सुनी हो। मुझे वो कहानी बड़ी प्रेरणा देती है और मुझे बहुत सीखने को मिला, मैं वो आपको निवेदन करता हूँ। इस कहानी का शीर्षक है एक दिन का राजा, है ना, या उसको बोलते हैं वन डे लाइफ, है ना। इसके अंदर क्या होता है, एक राजा होता है, अजय सर या जैसे मैम है, इनकी तरह इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, बड़ा जो है काफी जो है विजनरी होता है। तो वो राजा रोज क्या करता है, सुबह उठता है और सुबह उठते ही जो है अपने सेनापति को बुलाता है और कहता है आप एक काम कीजिए, बाहर जाइए और जनता में ये मुनादी करवा दीजिए कि आज राजा की जिंदगी का आखिरी दिन है, मेरे से जिसको जो काम हो वो आज ही करवा ले। आज मेरी लाइफ का आखिरी दिन है, मुझसे जिसको जो काम हो वो आज ही मुझसे करवा ले, क्योंकि कल मैं नहीं रहूंगा। इसके बाद जो है और सेनापति बाहर जाता है, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है, आज राजा की जीवन का आखिरी दिन है, कल नहीं होगा, राइट। इसके बाद में राजा जो है स्नान करता है, अपनी दिनचर्या से निवृत्त होता है, निवृत्त होकर पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ करने के बाद दरबार में जाके बैठ जाता है। और वहां जो जो लोग होते हैं, जैसे आप प्रिंसिपल सर के रूम में जाते होगे, सर ये काम है, ऐसा है या वैसा है, राइट। तो वहां उसके दरबार में जितने लोग आते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कोई भी समस्या है उसके विषय में जो निर्णय है वो निर्णय तुरंत सुनाता है, बिकॉज उसके दरबार में ये तो क्लियर है, कल तो राजा तो जो भी निर्णय होना है वो कब होना है, आज होना है। तो राजा दिन में 2-3 बजे तक जो है वो अपने सारे काम खत्म करता है, दरबार में जितने लोग आए हैं सबको सेटिस्फाई करके भेजता है, हाँ जी यस नो जो भी है देन एंड देयर करता है। इसके बाद में जो है राजा हंटिंग के लिए जाता है, राजा रजवाड़े जैसे जाते थे, शिकार के लिए गया, वहां से वापस आए, वापस आने के बाद में जो है राजा फिर जो है अपने बेटे के पास जाता है, बेटे को बोलता है कि बेटा ये राज्य हमारे दोस्त हैं, ये दुश्मन है, अपना इतना खजाना है, ये सारी चीजें। वाइफ के पास जाता है, वाइफ के साथ जो है वो अपनी सारा सुख दुख जो है वो शेयर करता है, और शेयर करने के बाद में जो है दिन के अंत में जो है राजा धरती को छूता है, ऊपर देखता है कि ईश्वर अल्लाह या वाहे गुरु तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे जीवन का एक दिन दिया और आज के दिन जो है ना, वो सारे के सारे काम जो है मैंने अच्छे से कर लिए, राइट। इसके बाद में जो है राजा की जो है एक चिता डेली तैयार करवाई जाती है, लकड़ियां होती हैं, उसमें अग्नि दी जाती है और राजा जो है उसको तटस्थ भाव से देखता है, बड़े आराम से। वो इसलिए कि यही जीवन का सत्य है, और फाइनली चाहे कोई टीचर बने, चाहे कोई कुम्हार बने या बाल काटने वाला हो या टाटा अंबानी, बट फैक्ट ऑफ लाइफ रिमेन सेम कि एक ना एक दिन हम सबको या तो यहाँ दफन होना है या यहाँ जलाए जाना है। इन दोनों के अलावा एंड ऑफ स्टोरी सेम है। सारे के सारे 2.5 किलो से लेके 4-4.5 किलो के पैदा होते हैं, उसके बाद जो है 60-70-100 किलो तक जाते हैं, बट फाइनली जो है फिर वो एक लोटे के अंदर समा जाते हैं, राइट। सो राजा की जब चिता जलाई जाती है तो राजा कहता है भगवान थैंक यू, बड़े आराम से सोता है, अगले दिन सुबह उठता है और सुबह उठते फिर कहता है सबको बोल दो राजा की जिंदगी का आज आखिरी दिन है। ये राजा जिस दिन मरा उस दिन उसकी जिंदगी का कोई भी काम बाकी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? पहले ही होते थे सब कुछ, क्योंकि उसने कभी कोई काम नहीं छोड़ा। मेरा आप सबसे निवेदन ये है, प्लीज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस परिवार में पैदा हुए, आप कितने लंबे हो, मोटे हो, पतले हो, गंजे हो, राइट, ठीक है, इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल लाइफ में जो डिफरेंस आता है वो इस चीज से आता है कि आपका खुद का व्यवहार, विचार और चरित्र कैसा है, राइट। और इसको एक और बुक है शिवखेड़ा की, यू कैन विन, उसमें पहली स्टोरी एक है और उस स्टोरी में जो है एक छोटी सी चीज है और आप सबको समझ आएगी। आप सबने हवा में उड़ने वाले गुब्बारे देखे, राइट। एक
गांव में बुजुर्ग आदमी था, जैसे आपने पाटन मेले में, कहीं मेले में जाते हैं तो वहां देखते हैं ना गुब्बारे बेचने वाला होता है, तो एक बुजुर्ग आदमी था, वो हर गांव में जाता था और गुब्बारे बेचता था, राइट। और उस गांव में एक छोटा बच्चा था जो बचपन से देखता था कि ये रोज जो है डोगरा गुब्बारे बेचने आता है, राइट। और पुराने टाइम की बात है, जैसे पहले कलर टीवी नहीं होता था, ब्लैक एंड व्हाइट होता था, राइट। ऐसे ही पहले सिर्फ काले रंग के ही गुब्बारे आते थे, मल्टी कलर के गुब्बारे नहीं आते थे। तो ये बुजुर्ग रोज आता, गुब्बारों में गैस भरता, काले रंग के धागा बांधता और छोड़ता, बच्चे खरीदने आते। एक दिन क्या हुआ कि ये बुजुर्ग आदमी बाहर गया, वहां पहली बार उसको रंगीन गुब्बारे मिले। उसने कहा ये ज्यादा बिकेंगे, वो रंगीन गुब्बारे लेके आया, जिस गांव में रोज जाता था वहां गया, और एक छोटा बच्चा जो उसको कई सालों से रोज देखता था, पहली बार जब उस बच्चे ने कलरफुल जो है गुब्बारे देखे, तो उस बच्चे ने उसको बहुत टकटकी लगा के गुब्बारों को देखा, और वो बच्चा जो है उसके मन में एक जिज्ञासा थी। तो जो वो बुजुर्ग आदमी था वो भी बड़ा समझदार आदमी था जो गुब्बारा बेचने वाले था, उसने उस बच्चे को बुलाया कि बेटा सुनो, तुम बहुत देर से गुब्बारों को टकटकी लगा के देख रहे हो, आज तुमने खरीदा भी नहीं, क्या बात है। तो उस बच्चे के सवाल को जो बुजुर्ग था सर जैसा, उस व्यक्ति ने ये सोचा, मैंने सर जैसा समझदार कहा, आप बुजुर्ग पे चले गए। गोइंग बाय पोस्ट नॉट बाय ऑर्डर्स। वो जो व्यक्ति था वो सर की तरह संजीदा था, और उनको लगा बच्चे के सवाल में बड़ी मासूमियत है, पर मुझे जो इसका जवाब देना है वो इतना समझदारी का होना चाहिए कि ये बच्चा समझ पाए। तो उन्होंने टेक्निकली उस बच्चे को कहा कि बेटा सवाल तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। उस बच्चे का सवाल क्या था कि बाबा जब मैं बहुत छोटा सा था तब से मैं रोज देखता हूँ केवल काले रंग के गुब्बारे उड़ते हैं, आज हरे नीले पीले ये गुब्बारे कैसे उड़ रहे हैं। तो उस बुजुर्ग ने उस बच्चे को जवाब दिया, बेटा ये जो गुब्बारे हैं ये इसके रंग की वजह से नहीं उड़ते, ये इन गुब्बारों के अंदर जो है उसकी वजह से उड़ते हैं, ये हरे नीले पीले होने से नहीं। तो मैंने जो भी आपको कहा था प्लीज ध्यान रखिएगा, आप किस घर में पैदा हुए, SC ST जर्नल ब्राह्मण राजपूत अगड़े पिछड़े गोरे काले छोटे, कई लोगों को होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हमारे अंदर क्या है। एग्जैक्टली वो चीज है जो लाइफ में, अभी आपने कहा ना बेटा, वो चीज है जो लाइफ में चेंज लाती है। अगर हाइट की वजह से प्रोग्रेस किसी की कम रहती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ जिस एज में आप हो, आज से लगभग जो है आई एम 45, तो आज से लगभग जो है 20-25 साल पहले हम भी आपकी एज में थे, सर भी 5-7 साल पहले, या मैम भी। जिस जगह आप हो यहाँ बड़े सारे सवाल होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं काश मैं थोड़ी लंबी होती, काश मैं थोड़ी और ज्यादा फिटनेस में होती, काश मैं थोड़ी और कलर फेयर होता, है ना, बच्चों में, और खास तौर पे जिस एज में आप हो। मेरी बिटिया 15-16 साल की है, तो आई कैन अंडरस्टैंड, है ना, जो किशोरी बालिकाएं या बच्चे भी होते हैं, लड़के या लड़कियां, हमारी इस एज में हमारे ज्यादातर जो चीजें होती हैं दे आर हमारे सवाल होते हैं, मेरे साथ ये क्यों नहीं, मुझे मेरे माँ बाप ने इंग्लिश स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया, मैं गांव में पैदा नहीं होके झालावाड़ या जयपुर में होती तो मैं ऐसी हो जाती, मैं बॉम्बे पैदा होती तो ऐसी होती, वसुंधरा जी के यहाँ पैदा होती तो मैं दुष्यंत होती, सोनिया के यहाँ पैदा होती तो मैं प्रियंका होती, व्हाटएवर इट इज। बट प्रैक्टिकली बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कोख जो है ना वो एग्जैक्टली जो है सर्कस में जब आप जाते हो, राइट, सर्कस के अंदर आपने देखा होगा ना बहुत सारे शेर भी देखने को मिलेगा और मुर्गा मुर्गी भी मिलेंगे, टिकट एक होता है। इंपॉर्टेंट ये है आप वही देखोगे जो आप देखना चाहते हो। आपका जन्म जो है वो केवल एक अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी भी कब तक की है पता नहीं, किसी को नहीं पता, टेम्पररी है, कब क्या हो, राइट। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसमें बहुत सारे अवसर हैं, और अवसरों पे जो समय पे, है ना, जो समय पे अवसर के ऊपर काम करता है वो हमेशा एक लीडर या आगे बढ़ने वाला मिलता है, राइट। अभी यहाँ आने से पहले सर और मैम के साथ ना हम लोग चाय पी रहे थे, तो कोई बात हो रही थी, तो सर ने शेयर किया कि मैंने मेरा कैरियर जो स्टार्ट किया वो बैंक में क्लरिकल जॉब से स्टार्ट किया, और उसके बाद मल्टीपल जॉब्स चेंज की, राइट। तो ये जो है प्रत्येक व्यक्ति में ये क्या है, जैसे आपने कहा, अभी आपने कहा था जिसके इरादे मजबूत होते हैं, राइट। ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने मल्टीपल जॉब चेंज की इसलिए की कि मुझे सिर्फ लाइफ में ग्रोथ चाहिए थी, नहीं,
इसका मतलब ये भी होता है बहुत से लोग लर्निंग भी देखते हैं। आपने स्पेशली ये कहा था कि मुझे ये लगता है कम से कम मैं अपडेटेड हूं, मुझे चीजों का पता है, राइट। ग्रोथ जो है वो 2-3 तरीके की होती है। झालावाड़ में आपने मतलब जितने लोग अभी आप में से मनोर थाना साइड से कोई है क्या? अकलेरा है मनोर थाना से, राइट, है ना। जो लोग हैं झालावाड़ से जब आप मनोर थाना जाओगे, अकलेरा और मनोर थाना के बीच एक गांव आता है झिरी, आता है। झिरी में एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड का नाम है देवेंद्र शर्मा जी और उनकी वाइफ का नाम है सुधी शर्मा जी, राइट। ये दोनों पति पत्नी, देवेंद्र शर्मा जी ने सिविल सर्विसेज जो है वो पास किया, आईएएस की परीक्षा पास की। आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू जब देने जाना था तो उनको लगा कि यार मेरा तो बचपन से सपना ये था कि मैं गांव में जाके जो है वहाँ किसानों के साथ में और बच्चों के साथ में काम करूंगा, और अगर मैं कल को आईएएस बन जाऊंगा तो वो तो मेरा रह ही जाएगा। आईएएस तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था बिकॉज मेरे माँ बाप चाहते थे, बट मेरा सपना तो जो है वो गाँव में जाने का था। इंटरव्यू देने के लिए नहीं गए, एग्जिट किया, और आज से 15-18 साल पहले वहां उन्होंने पहले तेंदुपत्ता का बहुत काम होता है, बकानी अकलेरा जो बच्चे हैं उनको पता है, तो वहां पहले हम किसान समिति के नाम से एक उन्होंने जो है समिति बनाई, और अभी भी वहां एक बच्चों का स्कूल है, एक छोटे बच्चों का स्कूल है। थर्ड इडियट में जो आपने स्कूल देखा, थर्ड इडियट मूवी देखी होगी जरा, उसमें जो स्कूल आपने उन्होंने वहां दिखाया उसका डाउन साइज कभी आपको देखना हो तो वहां झिरी गांव में देख सकते हो, और उसका इस तरीके का है कि उनके खुद के बेटे और बेटी को उन्होंने 10th तक वहीं पढ़ाया। उनका बेटा अभी द क्राइस्ट चेन्नई में पढ़ता है और बेटी बनस्थली में पढ़ती है। ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जो भी आप लाइफ में करना चाहें वो आप, कहा था कि आपको 3 चीजों को जो है वो कोशिश करनी है टच करने की। पहला, एनजीओज कैसे काम करते हैं, दूसरा उद्यमिता। तो ये मैंने जो तीनों चीजें आपको कही, ये मैंने आपको इसलिए कही है कि आपको रियल लाइफ में अगर एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है, बिजनेसमैन का मतलब ये होता है जो एक अवसर को देखे और किसी भी अवसर को खाली नहीं जाने दे। फॉर एग्जाम्पल, आप में से हमारे देश के जो सबसे बड़े औद्योगिक घराने हैं, और औद्योगिक घरानों में भी सबसे ज्यादा जिसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है वो कौन सा है औद्योगिक घराना इंडिया में? रतन टाटा। टाटा, एग्जैक्टली। अमीर तो उनसे ज्यादा अंबानी के बराबर और भी हैं, आपको पता ही है। आजकल एलन मस्क और जेफ बेजोस जो है, इन दोनों का कंपटीशन चलता रहता है फर्स्ट सेकंड में, ठीक है। बट इंडिया में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो अमीर और सबसे ज्यादा जिनको सम्मान दिया जाता है वो है टाटास, ठीक है। टाटास जो है आपको पता होगा वो ट्रक से लेके हवाई जहाज भी अब तो उन्होंने इंडियन एयरलाइन भी खरीद ली, राइट। इसके बावजूद वो नमक बनाते हैं, राइट। टाटा का नमक भी आता है ना। आप में से कोई भी मुझे जवाब दे सकता है कि जो जहाज बनाने वाले लोग हैं, जो रेंज रोवर जैसी गाड़ियां बनाते हैं 2-2 करोड़ की, उनको 5-7 रुपए थैली वाला नमक बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैंने स्टार्ट वहाँ से किया था, स्टार्टिंग में ही होगी तो ना ना ना, एग्जैक्टली सही है। गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी जिसने अंग्रेजों को लेके पहली इतनी बड़ी जो है आंदोलन हुआ था देश का, कौन सी थी? दांडी यात्रा। दांडी में उन्होंने क्या विषय था? नमक। ये होते हैं लीडर या जिनको आप माने दूरदर्शी। उस समय गांधी जी को पता था कि हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान है ना, सिख ईसाई, गरीब अगड़े पिछड़े कईयों में बटा हुआ है, लेकिन एक ही विषय था जो अभी आपने कहा, जो हर घर का मुद्दा था, वो क्या था? नमक। और टाटा ने भी जब शुरू किया तो कई लोगों ने आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाले और सबसे ज्यादा आरोप लगाने वाले लोग कौन होते हैं? जो सबसे मूर्ख लोग होते हैं, जो जरूरत से ज्यादा बोले, जिसको दिन भर एक ही काम हो, वो तो बहुत गोरी है, वो तो बहुत काली है, उसके बाल तो बहुत सुंदर है ना, वो तो ऐसा करती है, उसका मोबाइल तो बहुत बढ़िया है। और जो समझदार होते हैं उनके 2 लक्षण होते हैं, एक जितनी जरूरत होगी उतनी बोलेंगे, और दूसरा जब उनकी आलोचना की जाती है तो वो कभी जवाब नहीं देते। कम बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कब बोलना है कब नहीं बोलना है। कई बार बोलना भी जरूरी होता है। टाटा ने जब नमक बनाया तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, मैगजीन वगैरह ने लिखा कि ये देखो टाटा की क्या हालत हो गई, इनको नमक बनाना पड़ रहा है। बट उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि एग्जैक्टली जो आपने जवाब दिया उनको पता था
आज हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग हैं, सारे के सारे नमक तो खाते ही। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो किसी को भी, आप भी जैसे अपने कैरियर को लेके सोचेंगे तो सब लोग अलग अलग तरीके से जो है वो देखते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि हम लाइफ में जो भी कर रहे हैं, 5 चीजें आप हमेशा ध्यान रखें जब भी कुछ करें। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। आपकी फ्रेंड अभी हो, आज कॉलेज नहीं जाते, छोड़ना, हमारा क्या एनएसएस का कैंप ही तो टाइम पास होंगे, मैडम 2-4 लेक्चर देंगी, ये कोई गंजे मोटे आएंगे, थोड़ी देर बोलेंगे और चले जाएंगे, राइट। चलते हैं, अपने तो काम करते हैं, पाटन का मेला लग रहा है, राइट। बुराई नहीं है पाटन के मेले जाने में, बट आपका सवाल होना चाहिए क्यों। ये हम क्लास के, कॉलेज के बाद भी कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही जितनी चीजें हैं आपके जीवन में, जब भी कुछ हो रहा हो, जहां मौका हो, मुझे हाँ करनी है या ना करनी है, उससे पहले इन 5 चीजों पे उसको तोल मोल लीजिए। जब आप थोड़ा सा जिस दिन तोल मोल के करना शुरू करोगे ना, आप देखोगे गलतियां फिर भी हो सकती हैं, बट 90% जो है ये रिस्क कम हो जाता है कि मैं जो कर रही हूं वो गलत हो सकता है, गलत हो सकता है फिर भी, बट चांसेस जो है वो न्यूनतम जो है वो हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम में से ज्यादातर लोग एक बड़ी कॉमन गलती करते हैं, खासतौर पे हमारे देश में। हमें कोई भी काम करना होता है तो हम 5-10 मिनट का तो सोचते ही नहीं है, राइट। जबकि पता है आपको, हम कहीं पहुंचना है और अगर हम देरी से पहुंचे तो फिर हम क्या कहते हैं, जाते ही क्या बोलते हैं, पहले 2-3 शब्द बोलते हैं, सॉरी मैं लेट हो गया। क्या हो गया, लेट। सारे लोग एक बार बोलना, क्या हो गया, लेट। एक बात बताओ, जो फ्रेम में फोटो टंगी होती है जिसपे माला उसको भी खड़ी लेट होती बोलते है, हैं। उसके आगे इंग्लिश में क्या लिखा होता है, लेट लिखा होता है, स्वर्गीय को लेट कुलदीप अरोरा, फॉर एग्जाम्पल। बात समझे, लेट का मतलब है मृत। जिन्होंने शब्द दिए हैं ना, मैं और आप शब्दों को कभी सोचते नहीं है। हम अक्सर दिन में कितनी बार कहते हैं, सर सॉरी मैम, सॉरी मैं लेट हो गई। अरे भाई, लेट होने का मतलब क्या है, लेट। इसका मतलब वो क्षण आपने लाइफ लॉन्ग के लिए खो दिया। अगर आप 5 मिनट कहीं लेट होते हो और ये दिन में आप 2-4 बार करते हो तो एक दिन में 20 मिनट 30 मिनट, इसकी मतलब आपकी लाइफ का 5% हिस्सा तो अवसर आपने वैसे ही खो दिए, क्योंकि आप हर जगह क्या करते हो, सॉरी मैं लेट हो गई। हम पहुंचे तो होंगे कहाँ पे, अभी हो सकता है मामा भांजा कहेंगे बस मैं तो खंडिया आ गई, बस कॉलेज पहुंची 2 मिनट में। प्लीज डोंट डू दैट। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, राइट। मैं जिस सेक्टर से आता हूं, गैर सरकारी संस्थाएं, एनजीओज, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। प्राइमरली एनजीओज की जो उत्पत्ति हुई, शुरू में जो है लोग पहले क्या करते थे, आपने पुरानी कहानियां पढ़ी होगी, कोई भी गांव में अमीर होता था या कोई और होता था तो वो क्या करता था, गांव में या तो सराय खोल देते थे या पीने के पानी के प्याऊ लगा देते थे, राइट, या भोजन प्रसादी करवाते थे, राइट। और इसको शुरू में जो है, जो एनजीओज काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको ये कहा जाता था कि कोई भी परमार्थ का, उपकार का काम करना है तो लोग उसको एनजीओ के रूप में, गैर सरकारी काम के रूप में देखते थे। धीरे धीरे समय बदला, बाद में व्यवस्थाओं में जब परिवर्तन हुआ तो लोगों ने क्या शुरू किया, चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना, है ना, या गांवों में जब शिक्षा या शहरों में शिक्षा को लेकर थोड़ी और चेतना आई तो लोगों ने क्या शुरू किया, कोई गांव में सेठ आदमी होता था, बड़ा हो जाता था तो लोग क्या कहते थे, साहब गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल या कॉलेज खोल दीजिए। जैसे भवानी मंडी में आप देखेंगे बिरला का है ना, वहाँ जो सरकारी कॉलेज है वो किसमें चलता है, उसका नाम आज भी क्या है, राइट। उसका कारण क्या है कि वहां पे जब ये फैक्ट्री बनी थी आरटीएम, तो उन्होंने एक कॉलेज की बिल्डिंग बनवा दी, तो उसके लिए कर दिया। बट धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और अब देश भर में जो है बहुत सारे लोग, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल, है ना। अरविंद केजरीवाल जो है IRS ऑफिसर थे, अगर आपको पता हो तो। IRS का मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर थे। बट बाद में उन्होंने एक अभियान शुरू किया, है ना, उन्होंने एक कैंपेन किया था, रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। आपको मालूम है किसके साथ हुआ था, अन्ना हजारे के अन्ना हजारे, एग्जैक्टली, गुड, बहुत बढ़िया।
अन्ना हजारे जो है, अन्ना हजारे का नाम सुना है आपने? ठीक है, अन्ना हजारे जी का बैकग्राउंड क्या है, कोई बता सकता है? पृष्ठभूमि क्या बैकग्राउंड है उनका? साउथ के हैं शायद, तमिलनाडु साइड के। नहीं बेटा, रालेगांव सिद्धि है महाराष्ट्र में, वहां से है, बट अदरवाइज थोड़ा बहुत जानकारी नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अन्ना हजारे जो हैं वो इंडियन आर्मी में एक ट्रक ड्राइवर थे, फौजी थे, आप फौजी कह सकते हैं, ठीक है। एक फौजी थे, रिटायर्ड होके गांव में आए, और गांव में आने के बाद उनके गांव में पानी की बड़ी समस्या थी, है ना। आप में से जो जो गांव के लोग हैं उनको पता है कि एक आम किसान के लिए या एक गृहिणी के लिए सबसे बड़ा जो चुनौती है वो क्या है? पानी है, राइट। तो उनके गांव में पानी की बहुत समस्या थी। ये रिटायर्ड फौजी साहब गांव में आए, आने के बाद इन्होंने देखा, लोगों से बातचीत जब की तो उनको समझ आया कि यार मेरे गांव में पानी की बहुत समस्या है। लेकिन सारे लोग जो थे वो किस पे चर्चा कर रहे थे? समस्या पे। एक सभी आप लोग ध्यान रखिएगा, लाइफ में आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। नंबर 1 जो हमेशा समस्याएं गिनाएंगे, राइट, ठीक है। उनका एक ही काम है, जिसको आप हड़ौती में क्या बोलते हैं, पुनस करने का, और खाए करा यार कसा करांगा, खाए होगा, है ना। वो हमेशा आपको क्या मिलेंगे? रोते हुए और समस्याओं का जिक्र करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ भी आप उनसे बात करेंगे, राइट, आप उनको कहोगे या चल काम करते हैं गांव में पौधा लगा लें, आप स्कूल में प्लान करो, कॉलेज में, कि हम बाहर प्लांट्स लगा लें। तो आपके अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ कोई ऐसे हैं, मान लीजिए कोई भी असिस्टेंट स्टाफ जो होता है, अरे क्यों लगाओगे पौधे, क्या फायदा है, यहाँ तो पानी नहीं है, सर लोग तो ध्यान ही नहीं देते, मैडम तो देखती ही नहीं है, अपने तो ट्री गार्ड भी नहीं मिलेगा। जो समस्याओं वाला आदमी है वो क्या करेगा? हमेशा समस्या। सेकेंड सेट ऑफ लोग होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ अच्छा हो रहा है तो भी और कुछ खराब हो रहा है तो भी। तीसरे तरह के लोग होते हैं जो हमेशा समस्याओं को नहीं देखते, वो हर समस्या में समाधान ढूंढते हैं। वो क्या देखते हैं? तो ये तीनों तरह के जो लोग हैं, इनके लगभग सब कुछ एक जैसा होता है। 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 4 वाला कोई नहीं होता। लेकिन माइंडसेट जो है इनका वो बिल्कुल अलग होता है। बाकी सब कुछ चेंज है, माइंड भी लगभग सेम है, लेकिन नजरिया जो है वो बिल्कुल अलग होता है। तो रालेगांव सिद्धि में अन्ना हजारे जी जो है, अन्ना हजारे जी ने गांव के लोगों को कहा, ये कहने से पानी की समस्या है, समस्या खत्म नहीं होगी। समस्या कब खत्म होगी? जब हम समस्या के समाधान के ऊपर काम करेंगे। पानी है खत्म तब होती है जब हम उसके समाधान पे काम स्टार्ट करते हैं। रालेगांव सिद्धि में नाना जी ने इन्होंने एक सिंपल काम किया, अन्ना हजारे जी ने जितने गांव के लोग थे उनको इकट्ठा किया और उनको ये कहा, हम एक काम करेंगे, हमारे गांव में जब बारिश होती है तो बारिश से पहले हम अपने गांव के अंदर छोटे छोटे जो है तालाब खोदेंगे। क्योंकि आमतौर पे किसान क्या होता है, जैसे ही आपने गेहूं काट ली मार्च के अंदर, ठीक है, उसके बाद में 2 महीने किसानों के पास कोई काम नहीं होता, राइट। फिर हम क्या देखते हैं, ट्रॉलियों में भर के पावड़े अठी जा रहे हैं, राइट। तो उन्होंने कहा पावड़े ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, जिसके पावड़े आएंगे पावड़े भी तगारी फावड़ा लेके गडार से सीधे खेतों में जाएंगे। 3 साल इस आदमी ने खुद मेहनत की और उस गांव को, रालेगांव सिद्धि को, हिंदुस्तान का पहला गांव बनाया जो पानी के लिए रोते थे, वो पानी के लिए आत्मनिर्भर हो गए। ये एक व्यक्ति की सोच और उसकी सेवा का जज्बा है। तो जितनी भी गैर सारी सरकारी संस्थाएं होती हैं, एनजीओज हैं, आप में से जो भी कोई अच्छा काम करना चाहता है ना, तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम सफ़ेद कपड़े ही डालें या भगवा कपड़े डालें या कुछ और करें, या हम एक मौके को ढूंढता रहें। आप में से फॉर एग्जांपल किसी को भी सोशल सर्विस करनी है, सबसे अच्छा तरीका सोशल सर्विस करने का एक है, आप जो भी करते हो अपने दाएं बाएं देखिए और वहाँ अगर आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप सारे के सारे लोग अभी कॉलेज में पढ़ते हो, आपको लगता है आपके गांव में कोरोना के कारण स्कूल नहीं लग रहा था,
ज्यादातर बच्चे पढ़ने गए नहीं। तो बहुत से बच्चे जो फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड के हैं उन बेचारों को तो अभी लिखना भी नहीं आता, क्योंकि स्कूल ने फीस ली और पास कर दिया, राइट, बिकॉज उनके पास भी कोई चारा नहीं था। आपको लगता है मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ कुछ ऐसे गरीब मजदूरों के बच्चे हैं जिनको मैं दिन का 1 घंटा निकाल के अगर पढ़ा दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने आप में सर्विस के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे जब मैंने कहा आप में से जवाब कौन देगा, राइट, यहाँ से शुरू करते करते हम यहाँ तक पहुंचे और उसमें क्या हुआ, आप सबके पास वो अवसर था, लेकिन खड़े होके आगे आने वाले या बोलने वाले कितने से लोग थे, 5-10, राइट। सो हमारे लिए चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो या अपने कैरियर का काम करने की बात हो या आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, हमेशा ध्यान रखें आप किसका हिस्सा बनना चाहते हैं, समस्या का या समाधान का। ये ऑप्शन किसके पास है, हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज है, राइट, ठीक है, आपको लगता है यहाँ साफ सफाई की यदि कमी है, बाहर प्लांट्स नहीं है, तो आपको ये देखना होगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये सोचते हैं यार हमारे कॉलेज में तो जो है ना वो प्लांट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, एग्जाम्पल के लिए, या साफ सफाई ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ बच्चे ये सोचेंगे यार फायदा तो है नहीं, हम तो इस साल लगाएंगे भी पेड़ तो अगले साल तो हम पास आउट होके बाहर चले जाएंगे, फायदा क्या। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे फिर क्या हुआ, अगर मैं आज पेड़ लगाऊंगी तो मेरे आने के बाद जो 2-3 साल तक बच्चे आएंगे कम से कम उनको तो छाया मिलेगी, राइट। तो इसलिए गैर सरकारी जो या सेवा वाला क्षेत्र है इसमें ज्यादातर हम लोग जो काम करते हैं, राइट, वो कोशिश ये की जाती है कि जो व्यक्ति जिसको सहायता की आवश्यकता है उनके साथ आप जुड़ के उनको स्वावलंबी बनाएं, है ना। उनको क्या बनाना है, स्वावलंबी का मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है वो हम काम करते हैं। हम प्राइमरली गांव में, आप सब ज्यादातर गांव के बच्चे हो, तो गांव में आजकल आपने देखा होगा महिलाओं के एक समूह चलते हैं जिनमें वो बैठ के बचत करते हैं, स्वयं सहायता समूह। मेरी पढ़ाई भी उसी में है और पिछले 22-23 साल से मैं, जैसे आप लोग हो तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और गुजरात, 7 स्टेट्स में 2 लाख ऐसी महिलाओं के साथ हम जुड़े हुए हैं, है ना। और हमारा प्राइमरली काम वही है। दूसरा, हम गांव में किसानों को और महिलाओं को जो है, आपने देखा होगा वो गिंडोलों की खाद बनती है, देखिए ना, वो गिंडोलों की खाद, केचुए की खाद, गिंडोला इसलिए बोला था कि वो समझ आएगा, वर्मी कल्चर उसको बोलते हैं। तो वर्मी कल्चर पे काम करना है। पानी की बचत के लिए जो है ड्रिप आजकल गाँव में चलती हैं, आपने देखो ड्रिप, स्प्रिंकलर, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करते हैं। बट मेरा ये मानना है, क्योंकि हमारे पास समय भी सीमित है और ये अवसर भी सीमित है, आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ आपको जब भी किसी को मौका मिले तो आप अपने लिए मौका ढूंढें। किसी को पढ़ाना हो सकता है, आपके आसपास दूसरा हो सकता है। सपोज आपके घर के बाहर आपको लगता है कि पूरे गांव में वेस्ट वाटर बहुत सारा है, राइट, तो आप कोशिश क्या करें, कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, पूरे गांव को साफ नहीं कर सकते, तो हम ये कर सकते हैं, मेरे घर के बाहर मैं क्या करूं, एटलीस्ट पूरे गांव को साफ नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने घर के बाहर तो साफ सफाई कर सकता हूँ, राइट। मैं मेरी तरफ से लास्ट एक चीज़ और आपको जो है, एक लड़की की ही जो है वो स्टोरी है जो आप ही लोगों की तरह है। आप किसी एक ऐसी लड़की को जानते हैं क्या जिसके पाँव नहीं थे और वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी? बदतमीजी, कमेंट या उसको छूने की कोशिश की। इस लड़की के साथ जब ये सारी घटना हुई तो ये लड़की खुद भी एथलीट थी और इसको अपने पे विश्वास था कि मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हूँ। इस लड़की ने उस चीज का विरोध किया और उन लड़कों ने वो जो भी करना चाहते थे, जब वो नहीं कर पाए तो उन लड़कों ने चलती ट्रेन में, जब ट्रेन 110 की स्पीड में थी, उस लड़की को उठाया, फेंक दिया बाहर, और जब उस लड़की को ट्रेन से फेंका तो वो दूसरी पटरियों पे गिरी। टू एंड फ्रो 2 लाइनें होती है ना रेलवे की, जब वो गिरी दूसरी तरफ से तुरंत ट्रेन आई और उस लड़की की दोनों टांगे कट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, 100 से ज्यादा फ्रैक्चर थे उस लड़की के पूरे शरीर में। रात को, चूंकि ये घटना 12 बजे के आसपास की थी, सुबह 6 बजे तक उस लड़की ने अपनी जो लिखी है ऑटोबायोग्राफी, उसमें लिखा, मुझे सिर्फ इतना सा पता है
क्योंकि मैं लगभग बेहोश हो चुकी थी, लेकिन रेल की पटरी पे कुछ चूहे, कुछ चींटियां मुझे नोच रहे थे। केवल मैं दर्द महसूस कर सकती थी, और दर्द भी इतना था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे किस कोने में दर्द ज्यादा है, क्योंकि पूरे शरीर में 2 टांगे कट चुकी, ब्लड इतना ज्यादा निकल चुका, रीढ़ की हड्डी टूट गई, दांत टूट गए, सर के अंदर जो है चोट लगी, हाथ टूट गए। ये लड़की 4-4.5 घंटे पटरियों पे पड़ी रही, ट्रेनें आती जाती रही, और 2 ट्रेनों की पटरियों के बीच में ये लड़की पड़ी रही। सुबह जब थोड़ा सा उजाला हुआ, कुछ गांव के लोग जो सुबह शौच वगैरह के लिए आए, उन्होंने देखा, पुलिस को इंटीमेट किया, इसको तुरंत वहां से एयरलिफ्ट करके दिल्ली हॉस्पिटल में लाया। 3 दिन के बाद इस लड़की को होश आया। एक जवान लड़की आपकी उम्र की, जिसके सपने हों, जिसके पांव कट जाएं, 3 दिन के बाद जब इस लड़की को होश आया, तो होश में आने के बाद डॉक्टर ने इसको कहा कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम बच गई। तो इसने कहा, अगर मैं बची हूं और ये करिश्मा है, अगर मैं बची हूं और ये अगर करिश्मा है, तो इसका मतलब भगवान ने मुझे कोई ना कोई करिश्मा करने के लिए ही बचाया है। लाइफ में आप सोचें, अगर कोई और लड़की होती तो वो रोती चिल्लाती, ये क्या हो गया, मेरी जिंदगी खराब हो गई, ऐसा वैसा फलाना टिकड़ा। वो लड़की 1.25 महीना हॉस्पिटल रही। हॉस्पिटल से दिल्ली में थी ये, देश भर के मीडिया में आया। इस लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा जो है इस लड़की का नाम था। देश भर के सोशल मीडिया में बड़े बहुत कुछ हुआ, लड़कों को लेके ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। 1.25 महीने के बाद जब ये लड़की दिल्ली के हॉस्पिटल से निकली, इस दौरान जो भी नर्स, जो डॉक्टर, रिश्तेदार आते थे, इस लड़की के सर पे हाथ रखते और कहते तेरी लाइफ खराब हो गई, तू अब कभी जिंदगी में चल नहीं पाएगी, ऐसा वैसा। और ये लड़की किसी को कोई जवाब नहीं देती थी। हॉस्पिटल से जिस दिन इसकी छुट्टी हुई, तो इसने अपने माँ बाप को कहा, मैं बिछेंद्री पाल से मिलना चाहती हूँ। बिछेंद्री पाल कौन है? भारत की प्रथम एवरेस्ट चढ़ने वाली, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट चलने वाली, जिस लड़की को डॉक्टरों ने ये कहा तू जिंदगी भर पांव पे खड़ी नहीं हो पाएगी, चल नहीं पाएगी। हॉस्पिटल से जिस दिन छुट्टी मिली, सीधी बिछेंद्री पाल का टाइम लिया, बिछेंद्री पाल से मिलने गई और कहती, मैडम मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। बिछेंद्री पाल ने इसको कहा, अगर तूने सोच लिया तो समझ तू चढ़ गई। अब केवल वो दिन आना बाकी है जिस दिन तू चढ़ेगी। फाइनली जो है, आप सबके पास गूगल है, आप पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। ये जो भी आपने कहा था इरादे, और ये मैं आप सबको कहना चाहूंगा, प्लीज आप लोग यंग हैं, अपने जितने भी आपके सपने हैं उनमें से किसी को कभी मारना मत, उनको पालना। पालने का मतलब समझते हो ना, एक माँ बच्चे को कैसे पालती है? 24 घंटे उसके लिए प्रयास करती है। या किसान को देखोगे खेत में पौधे को कैसे करता है, निंदाई गुड़ाई करेगा, थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाए तो टेका लगाएगा, है ना। अपने सपनों को पालिएगा और हमेशा ध्यान रखिए, सपने केवल उनके टूटते हैं जो प्रयास नहीं करते, जो अपने सपनों को सहेजते नहीं हैं। जो अपने सपनों को सहेजते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उनके सपने कभी भी टूटते नहीं हैं, वो हमेशा साकार होते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन रहेगा, आप यंग हैं, एक अच्छे, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। हमारे देश में आज भी 30 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता। 135 करोड़ जो है हम टोटल हैं, 140 होने वाले हैं अब तो। 140 करोड़ लोगों के देश में आज भी 30 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता। आप सोचिए, आप बहुत लकी हैं। ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर हम जयपुर के महारानी कॉलेज में पढ़े होते, या कनौड़िया में पढ़े होते, या दिल्ली के SRCC या JNU में पढ़े होते, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के आज भी सिविल सर्विसेज में आप सर से या मैडम से पूछ सकते हैं, आज भी हमारे देश की जितनी कॉम्पिटिटिव सर्विसेज हैं उसमें सरकारी स्कूल के और सरकारी कॉलेजेस के पढ़े हुए ही बच्चे बच्चियां ज़्यादा है ना। हमारे यहाँ आज भी दुनिया की टॉप कोई कंपनी आप उठा लीजिए, गूगल से लेके अमेजन से लेके पेप्सी कोक तक, आपको सारे के सारे वहाँ पे इंडियन बच्चे मिलेंगे।
मैक्सिमम आपको पता ही है ना, सुंदर पिचाई से लेके और जो है नुई तक जो है आप देखेंगे सारे के सारे इंडियन लोग वहां बैठे हुए हैं दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में। तो आप सबके पास भी अवसर हैं, बी पॉजिटिव, अच्छे से करें बट फोकस्ड रहें, प्लीज कीप इन माइंड। और जब तक जो आप करना चाहते हैं है ना वो पूरा नहीं हो तब तक अपने में से किसी को रुकना नहीं है। जो रुक जाते हैं ना रास्ते में, जो थक जाते हैं, उनका रास्ता कभी पूरा नहीं होता। और लाइफ में ऐसा होगा, एक नहीं दो नहीं, मैंने बताया ना अभी आप दोनों तरफ देखेंगे। मैम है, पहले जयपुर में यूनिसेफ में काम करती थी, झालावाड़ पहुंच गए। अब यूनिसेफ का मतलब है दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी, यूएन की, जो लगभग पूरे दुनिया के 170-72 देशों में काम करते हैं। आप वहां से करते हुए झालावाड़ पहुंच गए, एक तो ये हो सकता है आदमी की जिंदगी झालावाड़ होगी एक तो। और दूसरा क्या है कि भाई ठीक है मैं तो यहाँ भी हूँ, सर सवाई माधोपुर से, मैम अलवर से आगे यहाँ सोच सकती है मैं तो कहाँ आ गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ में सबके 5 फेज आते ही आते हैं, है ना। आप जब भी कुछ करेंगे ना, जो संघर्षरत लोग होते हैं, आप कभी ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप में से कोई भी ऐसी लड़की जो गांव में कोई सेवा का काम करना चाहती हो, हाथ खड़ा कर सकती है कोई भी, राइट। चलो एक पहले जिन्होंने उठा दिया, एक बार इधर आना बेटा।